आप सभी का मेरे YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने जो पहली यूनिट थी मार्केटिंग की, आपने ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें, ये उसका सेकंड पार्ट है। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ाई की ओर चलते हैं बिना समय ख़राब किए हुए। चलिए, यूनिट 11 या चैप्टर 11 मार्केटिंग दो हम जो प्रोडक्ट मिक्स और प्राइस मिक्स से हमने पढ़ लिया था। अब हम प्लेस मिक्स पढ़ेंगे। ये थर्ड वन है, प्लेस मिक्स या भौतिक वितरण मिश्र भी इसे बोलते हैं। जैसे कि नाम से पता लग रहा है आपको, प्लेस स्थान, निर्माता से उपभोक्ता तक वस्तुओं की भौतिक गतिशीलता से संबंधित सभी गतिविधियां इसमें आती हैं। जैसे किसी का भी ऑर्डर उपलब्ध कराना, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन आता है, क्योंकि माल बनता कहीं है, माल बिकता कहीं है, इसलिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। दिल्ली में जैसे कि हम रहते हैं, हम सारा सामान हमें बहुत आराम से एक्सेसिबल हो जाता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक भी माल नहीं बनता है, सारा माल बाहर से आता है। दिल्ली में किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होता, ना गेहूँ, ना चावल, ना सब्जियाँ, ना दालें, सब बाहर से आती हैं, गाड़ियाँ, स्कूटर। लेकिन दिल्ली में कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है, तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आती हैं, इसके थ्रू आती हैं। ठीक है। थर्ड है संग्रहित माल पर नियंत्रण। जो माल इकट्ठा कर दिया आपने, उस पर कंट्रोल भी रखना पड़ता है, क्योंकि स्टोर करा जाता है माल। एकदम माल बहुत दूर से बार बार नहीं आ सकता, तो उसकी धीरे धीरे सप्लाई की जाती है फिर। ठीक है, कि लगातार माल की सप्लाई बन सके और जब ज़रूरत है तब वो हम उसको यूज़ कर सकें। इससे लागत और ग्राहक संतुष्टि दोनों में बैलेंस बना रहे। और चौथा है भंडारण। आपको मैं बता रहा था, गुड्स बनती कहीं हैं, गुड्स बिकती कहीं हैं, तो इसलिए उसको स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। गुड्स, जैसे हम गेहूं का एग्जांपल ले लेते हैं, गेहूं 6-7 महीने उगता है, 12 के 12 महीने खाया जाता है, तो भंडारण के द्वारा इसकी सप्लाई है करनी पड़ती है, जो कि हम इसको समय पर यूज़ कर सकें। अब इसके हम चैन पढ़ रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे माल पहुँचता है। तो सबसे पहला है कि निर्माता ने माल सीधा ग्राहक तक पहुँचा दिया है, ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये था मैन्युफैक्चरर और इसने डायरेक्ट माल पहुँचा दिया कस्टमर तक। ठीक है। दूसरा पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट माध्यम। क्या होता है इनडायरेक्ट माध्यम में? 3 चीज़ें आ रही हैं। माल बनाया निर्माता ने, फिर फुटकर व्यापारी को दिया, फिर ग्राहक तक पहुंचा। पहले क्या होगा? मैन्युफैक्चरर, फिर रिटेलर, फिर ग्राहक। फिर तीसरा क्या होता है? तो ये जो लिखा हुआ है सेकंड पे, निर्माता ने माल बनाया, पहले थोक व्यापारी को दिया, फिर फुटकर व्यापारी को दिया, फिर ग्राहक को दिया। ठीक है, ये इनडायरेक्ट माध्यम है सारे। ये थर्ड वाला आप देख रहे होंगे, इसमें क्या लिखा है? पहले मैन्युफैक्चरर ने माल बनाया, ये मैन्युफैक्चरर है एम। ठीक है, ये किसको दिया? एजेंट को। फिर उसको दिया होलसेलर को, ए होलसेलर। इसने रिटेलर को, ये रिटेलर। और फिर कस्टमर तक पहुंचा। एक चेन चलती है पूरी, पहले होलसेलर, फिर एजेंट, फिर थोक विक्रेता, फिर रिटेलर और फिर कस्टमर। ये जो बताया गया है ये इनडायरेक्ट चैनल है पूरा। एक तो डायरेक्ट चैनल होता है कि माल मालिक ने खुद ही बनाकर बेच दिया। आजकल मोस्टली कंपनी अगर ये डायरेक्ट अपना सेटअप कर देती हैं और वहीं से ग्राहक आकर ले लेता है। ऑनलाइन भी फैसिलिटी दे रही है। ठीक है, और मोस्टली ये वाला जो इनडायरेक्ट है ये पहले काफ़ी यूज़ होता था। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन माध्यम बता रहा है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन माध्यम का एग्जाम्पल दे रहा है वो। डिस्ट्रीब्यूशन माध्यम को चुनाव करने वाले कारक, चुनाव को निर्धारित करने वाले कारक, मतलब किन फैक्टर्स पे डिसाइड करेगा कि आप डायरेक्ट चैनल लेंगे या इनडायरेक्ट लेंगे। वो कह रहे हैं वितरण माध्यम चुनाव का एक महत्वपूर्ण विपणन निर्णय है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये, जो संगठन के निष्पादन को प्रभावित करता है। और ये आपको देखना पड़ता है कि आप कौन सा चैनल लेंगे, डिपेंड करता है, क्योंकि इनडायरेक्ट लोगे तो काफ़ी लंबा लगेगा और डायरेक्ट कंपनी एकदम इतना कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर पाती कि माल डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचा सके, इसलिए वो जो जितने भी बीच के मीडिएटर है उनको यूज़ करती है। तो ये बता रहा है वो कि मार्केटिंग माध्यम के चुनाव के आधार को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। पहला, बाजार के आकार एवं प्रकृति। अधिक ग्राहक है, लंबी वाहिका, कम ग्राहक, छोटी वाहिका। कहने का मतलब है अगर ग्राहक बहुत ज़्यादा है, आपके बहुत ज़्यादा कस्टमर हैं, तो फिर आप कोशिश करेंगे एक लंबे चैनल लेने की, और आपके कम ग्राहक हैं तो आप कोशिश करेंगे छोटे छोटे चैनल से काम हो जाए। ठीक है। दूसरा है, सेकंड क्या रहा है? उत्पाद की इकाई का मूल्य महंगा। अगर आपका प्रोडक्ट की यूनिट काफ़ी महंगी पड़ती है, ठीक है, तो आप छोटी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ करेंगे,
ठीक है, और अगर वैसे है तो रिवर्स करेंगे। कंपनी की वित्तीय शक्ति, अगर आपकी कंपनी में पैसा बहुत ज़्यादा अच्छा है तो छोटी और मजबूत, ठीक है, आप मजबूत यूज़ करेंगे। और अगर छोटी भाई का है तो आप मैं कह रहा पैसा बहुत अच्छा है आपके पास, तो आप सोचेंगे भाई चैनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो आप लंबा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे कह रहा है भौगोलिक संकेंद्रण उपभोक्ता समिति, ठीक, मतलब अगर आप की जो क्षेत्र है, कंज्यूमर का जो क्षेत्र है, आपका जो भौगोलिक है पहुंच है, वो आपकी कैसी है, तो आप तुरंत ही माल भिजवा सकते हैं, तो छोटी वगैरह यूज़ कर लेंगे। और आप दूर से हैं तो फिर आप लंबी यूज़ करनी पड़ेगी। और अगर आपकी जटिल है, क्या, जो भौगोलिक संकेंद्रण उपभोक्ता सीमित क्षेत्र जो आपका है, तो आप लंबी वाई का यूज़ करेंगे। कंट्रोलिंग का स्तर, अगर आप कंट्रोल ज़्यादा रख पाते हैं, अधिक कर पाते हैं कंट्रोल, तो छोटी वाई का, ठीक है, और कम है तो लंबी वाई का। आदेशों का आकार, आपके ऑर्डर बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, तो फिर आप लंबा भी यूज़ कर सकते हैं। कम आते हैं तो फिर आप अपने हिसाब से बेच सकते हैं। उत्पाद की प्रकृति, आपका माल कैसा है, आपका माल शीघ्र पेरिशेबल है, जल्दी नष्ट होने वाला है, तो फिर आप उसे जल्दी से जल्दी छोटा यूज़ करेंगे चैनल डिस्ट्रीब्यूशन की, तुरंत बिक जाए माल। और अगर आपको लगता है कि हमारा माल लंबा है, काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है, तो फिर आप जो है लंबी भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल का स्तर, अगर आपको लगता है कि हम काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं अपने बिजनेस पर, तो छोटी, और वैसे करते हैं तो लंबी, ठीक है। अभी हम चौथा पढ़ रहे हैं, चौथा स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप है आपका, सेल्स प्रमोशन वाला जो पढ़ रहे थे हम। क्या होता है ये प्रमोशन? विपणनकर्ता द्वारा संचार के विभिन्न उपकरणों या तत्वों को अपने ग्राहकों को सूचना देने, उनके आग्रह करने के लिए अपनाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अपने माल को बेचने के लिए जिन जिन तरीकों को यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का मतलब माल को बढ़ाने के सारे जो भी कारण उपाय आप यूज़ कर रहे हैं उन्हें हम सेल्स प्रमोशन कहा था, माल को बढ़ाने के तरीके। इसमें क्या क्या आता है, इसके तत्व इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ रहे हैं हम। पहला है एडवर्टीजमेंट, ये आप अच्छे से जानते हैं, जब भी आप टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं आजकल, इसमें भी बीच बीच में ऐड आते रहते हैं, कोई ऐप यूज़ करते हैं तो उसमें भी आते रहते हैं, टीवी पे भी आते रहते हैं, और कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उस पर भी आते रहते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे सेल्स प्रमोशन के तरीके हैं, ठीक है। एडवर्टीजमेंट से जो टीवी है या इंटरनेट है, ये एक ऐसा माध्यम है, घर बैठे करोड़ों अरबों वर्ड तक आप पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। तो ये सेल्स प्रमोशन को इसलिए यूज़ किया जाता है। इसकी विधियाँ ये रही, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, रेडियो, ये सारा आता है। और मोस्टली जो भी सेलर है, माल बेचना चाहते हैं, ये नॉन पर्सनल तरीका है, मतलब आप आमने सामने नहीं होता कोई भी ग्राहक वगैरह इसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इससे ही पहुँचती है। फिर है विज्ञापन। अब हम एडवर्टीजमेंट पढ़ रहे हैं तो विज्ञापन के विरुद्ध कुछ आक्षेप लगाए जाते हैं, मतलब विज्ञापन की कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, ठीक है, इस पर कुछ ब्लेम लगाए जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आता है, हम रिवीजन के लिए पढ़ रहे हैं अभी, डिटेल में कभी फिर दोबारा वीडियो बनाएंगे तब अच्छे से देखना। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। ये लागतों में वृद्धि करता है विज्ञापन, इससे कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि विज्ञापन कोई भी छोटी कंपनी नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, इस पर अधिक धन खर्च करना पड़ता है। इससे कॉस्ट बढ़ती है तो उस कॉस्ट को वो उसी वस्तु की कॉस्ट में शामिल, प्राइस में शामिल कर देगा जिसने माल बनाया होगा। फिर है क्रेताओं को भ्रमित करना। कई बार विज्ञापन झूठे होते हैं, तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है, गलत दिखाया जाता है, घटिया माल को भी कई बार बेच दिया जाता है, ठीक है। इससे कस्टमर को चयन करना बहुत कठिन हो जाता है। और नंबर 3 पे कह रहा है घटिया उत्पादों की बिक्री को भी प्रोत्साहन। अब आप जब आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं उसमें घटिया माल भी हो सकता है, वो तो यूज़ करने के बाद पता लगेगा बढ़िया है नहीं, तो घटिया माल भी कई बार अच्छे एडवर्टीजमेंट पर बेच दिया जाता है। इसके फ़ायदे भी हैं विज्ञापन के, ग्राहक को सेटिस्फैक्शन मिलता है, विश्वास में वृद्धि होती है, आपके उत्पाद की डिमांड बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाज़ार में आपका हिस्सा बढ़ाने में इंपॉर्टेंट है, रोज़गार बढ़ाने में इंपॉर्टेंट है, आर्थिक विकास में इंपॉर्टेंट है। इससे आपको कस्टमर को घर बैठे बहुत सारे उत्पादों की जानकारी हो जाती है, और आपको एक्सप्लॉयटेशन का डर नहीं रहता, शोषण का डर नहीं रहता। कुछ विज्ञापन रुचिकर नहीं होते, ये हम सारे आक्षेप पढ़ रहे हैं, लिमिटेशन पढ़ रहे हैं एडवर्टीजमेंट की। कुछ विज्ञापन अच्छे नहीं होते, कहीं तो इस तरह के आते हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, उनकी भाषा और चित्र वगैरह सब सही नहीं होते, ठीक है। कुछ सोशल वैल्यूज़ को भी कम करते हैं, क्योंकि सोशल वैल्यू बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट ने बता रखी हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ऐसे एडवर्टीजमेंट आ जाते हैं, वहाँ सारे सोशल वैल्यूज़ की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं, तो वो देखने लायक नहीं होते हैं, हम नहीं देख सकते उन्हें।
लेकिन फिर भी अगर हम कहें आज के इस वातावरण में, बेशक इसके इतने सारे नुकसान हैं, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि जो एडवर्टीज़मेंट है उसके बहुत फ़ायदे हैं। हर कंपनी एडवर्टीज़मेंट करना चाहती है, बिना एडवर्टीज़मेंट के कोई कंपनी अपना माल नहीं बेच सकती और बहुत लंबे ग्राहकों तक नहीं पहुंच सकती। इसके फ़ायदे हैं, फिर भी फ़ायदे ज़्यादा हैं। अब हम पढ़ रहे हैं पर्सनल सेलिंग। ये है पर्सनल सेलिंग, व्यक्तिगत विक्रय। इसके नाम से ही पता लग रहा है पर्सनल सेलिंग में क्या क्या होता है। पर्सनल सेलिंग में आपने देखा भी होगा, आपके घर में कई बार बहुत सारे एजेंट आते हैं, कोई प्रोडक्ट नया होता है, लॉन्च होता है तो आते हैं, उसको आपको यूज़ करने के लिए सैम्पल कॉपी फ्री में देते हैं और आपसे उसके फीडबैक भी लेते हैं, उसके प्लस माइनस सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो ये एक वो प्रोसेस है जिसमें बेचने वाला से जो एजेंट है और के कंपनी के जो एजेंट है और जो खरीदने वाला ग्राहक, वो दोनों आमने सामने होते हैं, प्रोडक्ट भी सामने होता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट दिया जाता है, उसके बारे में डिटेल बताई जाती है। इसको पर्सनल सेलिंग, व्यक्तिगत विक्रय हम कहते हैं। इसका विश्लेषण क्या है? इसमें व्यक्तिगत संपर्क स्थापित होता है, इसमें मौखिक वार्तालाप होता है, ओरल बात होती है, संदेह अगर कोई डाउट्स हैं तो उनका तुरंत समाधान होता है, अतिरिक्त सूचनाओं की प्राप्ति होती है और संबंध अच्छे होते हैं। पर्सनल सेलिंग आजकल बहुत कम हो गया है, इसका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, अब सेल्स प्रमोशन पढ़ रहे हैं हम। सेल्स प्रमोशन में बस क्या बता रहा है वो, सेल्स प्रमोशन की तकनीकें हैं। सेल्स प्रमोशन क्या है? यह वह लघु आवधिक प्रेरक जो ग्राहकों को उत्पाद सेवाओं को तुरंत क्रय करने के लिए उकसाते हैं, मतलब वो सारी तकनीकें जिनसे हम माल को बेचें, अपने सेल बढ़ाएं, उन्हें सेल्स प्रमोशन कहा जाता है। ये सेल्स प्रमोशन की तकनीकें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेल्स प्रमोशन की तकनीकें, दिस वन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पढ़ रहे हैं कि मतलब किस तरह से हम अपने माल की सेल को बढ़ा सकते हैं। पहला, डिस्काउंट देना। ज़्यादा माल ख़त्म करने के लिए विशेष मूल्य पर उत्पाद प्रस्तावित किया जाता है, कई बार छूट दे दी जाती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को छूट दी जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री में सैंपल्स बांटे जाते हैं ताकि ग्राहक उसको यूज़ करे, उसके प्लस माइनस पॉइंट होए और तब ऑर्डर दे। कई बार लक्की ड्रॉ भी निकाले जाते हैं, बसों के किराए पर लक्की ड्रॉ दे दिए जाते हैं। पेट्रोल पेट्रोल पंप भरवाते हैं, उसमें लक्की ड्रॉ हो जाए, 1000 रुपये का पेट्रोल भरवाओ, आपको एक लक्की ड्रॉ निकलेगा, जो होगा उसका नाम मिलेगा। 0% पर पूरा अभी 0% इंटरेस्ट सुना होगा आपने, 0% इंटरेस्ट पे माल बेचा जाता है। ठीक है, या आपकी किस्त इंस्टॉलमेंट बन दी जाती है। ठीक है, प्रतियोगिता करवाई जाती है कई बार। तो ये सब सेल्स को, माल को बढ़ाने की तकनीक है। उत्पाद संयोजन करा जाता है। ठीक है, कोई गिफ्ट के रूप में उत्पाद दे दिया जाता है, कई बार तत्काल ड्रॉ या उपहार भी दे दिया जाता है। तो ये सारे तरीके हैं ताकि माल का सेल्स प्रमोशन किया जा सके। ठीक है, आगे हम पढ़ रहे हैं, मात्रात्मक उपहार भी दिया जाता है। कई बार माल को वापस भी ले लिया जाता है, जो माल ख़राब है कंपनी कई बार वापस ले लेती हैं। ठीक है, रैपर, रसीद आदि के द्वारा माल को बेचा जाता है और दे दिया जाता है कि आप रैपर लिया और आप कितनी छूट मिल जाएगी आपको, हमारी कंपनी के साथ आपको उसी कंपनी का माल यूज़ करना है। और कई बार कंपनी 5000 मूल्य के उत्पाद में मूवी टिकट वगैरह, गिफ्ट वगैरह दे देती है ताकि खुश हो जाता है कस्टमर और माल को खरीदता है। अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम, जनसंपर्क अवधारणा, पब्लिक रिलेशन कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं जनसंपर्क अवधारणा। क्या होता है जनसंपर्क? पीआरओ का नाम सुना, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होता है एक, जन साधारण अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी। जनसंपर्क अवधारणा के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का प्रयोग करके कंपनी की साख की सुरक्षा की दृष्टि से कार्य करना होता है। इसमें ग्राहक, शेयर होल्डर, कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता आदि के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के लिए ये एक माध्यम है। ये समाचार द्वारा, कॉर्पोरेट जगत के नेताओं द्वारा, खेल संगीत आदि के द्वारा सेमिनार का आयोजन किया जाता है। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं। तो ये आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है ताकि हम सबसे जुड़े रहें, सब हमसे जुड़े रहें। इसको जनसंपर्क अवधारणा कहा जाता है। ये ऐसे है, इसमें प्रेस रिलीज़ किया जाता है, कहीं प्रेस विज्ञप्ति आपने पढ़ा होगा, प्रेस रिलीज़ पढ़ा होगा। इसमें प्रेस कर कंपनियाँ उसके बारे में बताती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती हैं। ठीक है, इसे प्रेस रिलीज़ भी कहते हैं। इसमें मीडिया वगैरह, रेडियो, इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों तक पहुँचाया जाता है। फिर प्रेस किट भी आती है। ये कंपनी के द्वारा विभिन्न सदस्यों की कंपनी के उत्पादों और सेवाओं की रूपरेखा देने वाला व्यापक स्रोत है। इसमें कंपनी की पूरी जीवनी शॉर्टकट में बताई जाती है। आगे आप कैसे मैनेजमेंट करेंगे वो बताया जाता है। कोई ग्राहक है तो उसकी टिप्पणियों को बताया जाता है और उनके लेख वगैरह छापे जाते हैं। ठीक है, एक होता है प्रोस्पेक्टस, आपने पढ़ा भी होगा। ये सारा का सारा डिटेल इसमें होती है, उसकी पृष्ठभूमि, कंपनी की आचार संहिता, ठीक है, दृष्टिकोण, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। एक न्यूज़लेटर होता है, ये नियमित अंतराल पर विशेष प्रकार के व्यक्तियों के लिए केंद्र प्रकाशन है। तो ये कम फॉर्मेलिटी आती है। उदाहरण के लिए कॉलेज में नियमित रूप से घटने वाली गतिविधियों को बताना। ठीक है, घटनाएं भी छापी जाती हैं, अपनी अपनी अच्छी अच्छी घटनाएं को उसमें छापती हैं। ठीक है, कोई लेक्चरबाजी हुई या कुछ हुई इस तरह से, और सम्मेलन और सेमिनार से इसमें आते हैं। तो ये सारे सेल्स प्रमोशन की आपकी तरीके थे। ठीक है, ये जो जनसंपर्क पढ़ रहे हैं हम, जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशन, उसके बारे में था। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है,
ठीक है। और वेबसाइट भी आजकल वेबसाइट है, ठीक है, यह सिर्फ सदस्यों के इस्तेमाल के नहीं बल्कि गैर सदस्य भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट बना रही है कंपनी अपनी, उस वेबसाइट पर जाके आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। ठीक। एक जन संपर्क अवधारणा की क्या भूमिका होती है? पब्लिक रिलेशंस की किसी भी संगठन में क्या भूमिका होती है? फ़ायदे इसके, पहला, अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए। सेकंड, कंपनी की छवि पर फेवरेबल प्रभाव पड़ता है। नंबर थर्ड, जो आपका उत्पाद है उसमें रुचि बनी रहेगी कस्टमर्स की, और नए उत्पाद के बाजार में भूमिका बनाने के लिए इसकी ज़रूरत है पब्लिक रिलेशन। और प्रतिकूल प्रचार का सामना करने के लिए भी पॉजिटिव बनाना अपनी छवि को। ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा है, मान लो कोई ठंडे कोल्ड ड्रिंक की कोई कंपनी है, पेप्सी कोला वगैरह की, एक बार जब कीटनाशक विवाद में फंसी थी तो विभिन्न क्षेत्रों में आलोचना सही पड़ी थी। उसके लिए उनके लिए नियंत्रित करने के लिए पीआर का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया था, पब्लिक रिलेशन का ही इस्तेमाल किया गया था। यह एक नए और मौजूद उत्पादों को बढ़ा देने में एडवर्टीजमेंट के पूरक का कार्य करता है। मतलब नया कॉन्सेप्ट है, कोई भी कंपनी बिना कस्टमर के सेटिस्फेक्शन से और अपने सभी कस्टमर, ग्राहकों, गवर्नमेंट सबको इन्वॉल्व करे बिना कंपनी रह नहीं सकती। तो ये एक चैनल है, एक माध्यम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप पढ़ ले रहे एक बारी। इसी के साथ ये यूनिट ख़त्म होती है। बहुत ही जल्दी हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन यूनिट के साथ मिलेंगे। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।